मध्यकालीन भारत के इतिहास में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी एवं खिलजी वंश का पतन। पीछे के टॉपिक में हमने यह अध्ययन किया था कि किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राजनीति के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में मंगोलों के विरुद्ध लड़ने में, उनके आक्रमणों के विरुद्ध किस प्रकार से प्रभावशाली कदम उठाए थे, किस प्रकार उसने एक विशाल स्थायी सेना को सस्ती कीमत पर, कम कीमत पर राशन सामग्री मिलती रहे, इसके लिए उसने बाज़ार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। आज हम उसके आगे का खिलजी वंश किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसका अध्ययन हम करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी एक सम्राट के या सुल्तान के रूप में सफल सिद्ध हुआ, परंतु उसके अंतिम दिन बहुत ही संकटपूर्ण और निराशापूर्ण थे। माना जाता है कि कठोर परिश्रम और अत्यधिक विलासिता के कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया, और चूँकि अपने स्वर्णिम दिनों में उसने अपने पुत्रों और अपनी पत्नी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा था, और इसलिए जब उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया और वह प्रौढ़ावस्था में आ गया, तो उसके पुत्र और उसकी रानी ने भी उसकी उतनी ही उपेक्षा और अवहेलना की। उसकी देखभाल करने की बजाय वो आमोद प्रमोद में व्यस्त रहते थे। जब ये स्थिति अलाउद्दीन खिलजी ने देखी तो उसने निराश होकर मलिक काफूर को दक्षिण से और अलफ खां को, जो गुजरात का सूबेदार था, वहाँ से गुजरात से बुला लिया और उन दोनों से अपने पुत्र और अपनी स्त्री या रानी की शिकायत उसने की। मलिक काफूर बहुत बुद्धिमान था, उसने तुरंत जो तत्कालीन स्थिति थी उसको भांप लिया और समझ गया कि सुल्तान का अंतिम समय निकट आ गया है, और इसलिए उसने स्वयं अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे उनको हटाकर गद्दी प्राप्त करने का षड्यंत्र रचा। उसने सुल्तान को ये विश्वास दिला दिया कि उसकी जो रानी है वह अलफ खां, जिसे उसने गुजरात से बुलाया था, और खिज्र खां तीनों मिलकर उसके जीवन को समाप्त करने का कुचक्र रच रहे हैं। सुल्तान उसकी बातों में आ गया और काफूर ने खिज्र खां को ग्वालियर के किले में, रानी को पुरानी दिल्ली में बंदी बना दिया और अलफ खां का निर्ममतापूर्वक वध कर दिया। इससे राज्य में स्थिति गड़बड़ हो गई। अलफ खां के जो सैनिक थे उनको ये आभास लग गया कि उसके सरदार को धोखे से मारा गया है। उन्होंने गुजरात में विद्रोह कर दिया। चित्तौड़ के राणा ने इसी समय मुस्लिम सेना को भगाकर वहाँ पर अधिकार कर लिया। इसी प्रकार देवगिरी में भी राजा शंकरदेव के उत्तराधिकारी हरपलदेव ने स्वतंत्र घोषित कर दिया और अपने राज्य से तुर्की सेना को बाहर खदेड़ दिया। ऐसी विकट स्थितियाँ जब सुल्तान के समक्ष आई तो वो ज़्यादा निराश हो गया, और इसी निराशा की स्थिति में 1 जनवरी 1316 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी किस प्रकार का शासक था, किस प्रकार के व्यक्ति था, उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। उसके कार्यों को लेकर और उसके मूल्यांकन को लेकर विद्वानों में थोड़ा बहुत विरोधाभास है। एल्फिंस्टन उसके शासनकाल को गौरवपूर्ण मानता है, जबकि वी स्मिथ ये मानता है कि उसका शासन गौरवपूर्ण था। एल्फिंस्टन गौरवपूर्ण मानते हुए भी उससे
एक क्रूर शासक और मूर्खतापूर्ण शासक के रूप में उसको स्वीकार करता है, जबकि वी स्मिथ उसके शासन की बड़ाई करता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक सैनिक के रूप में अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। उसने बहुत सारी विजयें प्राप्त की। वह पहला ऐसा व्यक्ति था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, जिसने मंगोलों के निरंतर आक्रमणों के बावजूद भी दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया। बलबन को भी मंगोलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, परंतु बलबन दिल्ली सल्तनत का विस्तार नहीं कर पाया। उसके विपरीत अलाउद्दीन खिलजी मंगोलों के निरंतर आक्रमण के बावजूद भी दिल्ली का दक्षिण में भी विस्तार कर पाया, उत्तर भारत में भी विस्तार कर पाया। ये एक बहुत बड़ी उसकी उपलब्धि थी। वह पहला तुर्की सुल्तान था दिल्ली का, जिसने एक शक्तिशाली और स्थायी सेना की नींव डाली। वह पहला सुल्तान माना जाता है जिसने राजस्व संबंधी नियमों और उपनियमों में सुधार किया और भूमि की नाप के आधार पर कर लगाने की परिपाटी जारी करने वाला भी वह प्रथम व्यक्ति था। उसने जो छोटे स्तर पर, गांव के स्तर पर जो वंशानुगत राजस्व पदाधिकारी थे, जिन्हें चौधरी, खूत मुकद्दम आदि कहते हैं, उनके विशेषाधिकार छीनकर एक नया सुधार करने वाला भी व्यक्ति पहला था। और वह एक ऐसा व्यक्ति था, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने बाजार नियंत्रण को सफलतापूर्वक लागू किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अपने कृत्यों में वह व्यक्ति निश्चित रूप से सफल सिद्ध हुआ। परंतु उसके व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू भी था, और वह जो दूसरा पहलू है बहुत ज़्यादा दूषित था। व्यक्तिगत जीवन अत्यंत भ्रष्ट और दूषित था। वह बहुत ज़्यादा स्वार्थी था, बर्बर था, क्रूर था। उसने रक्तपात तथा युद्ध के सिद्धांत का अनुपालन किया। साध्य से ही साधन का औचित्य सिद्ध होता है, वह इस सिद्धांत पर विश्वास करता था। उचित तथा अनुचित उपायों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के अतिरिक्त उसका कोई अन्य सिद्धांत नहीं था। धार्मिक अगर सहिष्णुता की बात करें तो धार्मिक रूप से वो अत्यंत असहिष्णु था। उसने अनेक विधर्मियों का विनाश किया। व्यक्तिगत रूप से भी वो क्रूर था। छोटी छोटी गलतियों के ऊपर भी उसने बहुत सारे लोगों को क्रूर दंड दिए। इसके बावजूद भी निर्विवाद रूप से अपनी उपलब्धियों के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का महानतम सुल्तान कहा जा सकता है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। पिछले स्लाइड में हमने अध्ययन किया था कि किस प्रकार मलिक काफूर ने सुल्तान के ऊपर अत्यधिक प्रभाव स्थापित कर लिया था, और उस प्रभाव को स्थापित करके उसने अलाउद्दीन से उसके सबसे बड़े पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकार से वंचित करवाया, और उस अपने एक अल्पवयस्क पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। और सुल्तान की मृत्यु के बाद यह अल्पवयस्क पुत्र जो लगभग 6 वर्ष का था, इसको मलिक काफूर ने गद्दी पर बैठाया और स्वयं उसका अभिभावक बनकर वास्तविक शासक बन गया। सुल्तान के बड़े पुत्र खिज्र खां, उसके छोटे भाई सादी खां को उसने अंधा करवा दिया। काफूर ने अलाउद्दीन की विधवा पत्नी से विवाह किया और उसकी सारी संपत्ति, धन, जवाहरात वगैरह छीन लिए और उसके बाद में उसको कारागार में डाल दिया। अलाउद्दीन का तीसरा पुत्र जो
मतलब 17-18 साल का था, मुबारक खां नाम था उसका। उसे बंदी बना लिया और अपने कुछ आदमियों को उसकी आंखें निकालने के लिए भेजा। मुबारक भाग्यशाली था, उसने जो व्यक्ति आंखें निकालने के लिए आए थे उन्हें बड़ी रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया और उन्हीं लोगों को मलिक काफूर को मारने के लिए भेजा जिन्होंने बड़ी सरलता से मलिक काफूर का वध कर दिया। और इस प्रकार मुबारक अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर का अभिभावक बन गया और कुछ समय बाद उसे अबदस्त करके अंधा कर दिया और स्वयं गद्दी के ऊपर बैठ गया। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकार रक्त रंजित रहा। मुबारक खिलजी ने शासक बनने के बाद में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। सबसे पहले उसने जितने भी पुराने अध्यादेश थे उनको रद्द कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी का जो बहुत बड़ा एक कार्य था बाज़ार नियंत्रण, उसको भी समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने जो सरदार थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, उनसे इस कारण से जागीरी भूमि वापस ले ली थी, राज्य सरकार में मिला ली थी कि वो इस धन उस जागीरों से प्राप्त धन का उपयोग षड्यंत्र करने में करते हैं, सुल्तान को अबदस्त करने में करते हैं। मुबारक ने अपने सामंतों इनको खुश करने के लिए फिर से वो जब्त की हुई भूमि उन्हें वापस लौटा दी। इसके अलावा जितने भी बंदी थे उन बंदियों को उसने मुक्त कर दिया। मुबारक के इन कार्यों से चूँकि अचानक से बहुत कठोर नियमों में इतनी ज़्यादा ढील दे दी गई थी, जिसके कारण आम दरबारियों में उच्छृंखलता बढ़ गई, उनका आचरण गिर गया। सुल्तान भी स्वयं भोग विलास में रुचि रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह जल्दी ही इंद्रिय सुखों में लीन हो गया। खुसरव नामक, जिसे खुसरव शाह भी कहते हैं, एक सुंदर व्यक्ति के वो इतने ज़्यादा प्रभाव में बढ़ गया कि आगे जाकर खुसरव की नीति ही राजनीति बन गई, राज्य की नीति बन गई। और इस प्रकार उससे कहते हैं कि खुसरव नीच जाति का था और उसके इस कार्यों से उसने मुबारक के जो दिमाग था उसके ऊपर अपनी बातों से, वाक्पटुता से एक प्रकार से अधिकार कर लिया। खुसरव बेसिकली हिंदू था जिसने मुबारक की नज़रों में चढ़ने से पहले ही, कुछ समय पहले ही इस्लाम स्वीकार किया था। और इस कारण जो परंपरागत तुर्क मुसलमान थे उनकी नज़रों में वो खटकता भी था। शासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के बाद उसने अन्य राज्यों की तरफ ध्यान दिया। जब उसने गद्दी प्राप्त की थी तो उसके दौरान जो अव्यवस्था हुई और अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरार्ध में जो अव्यवस्था हुई उसकी बीमारी के कारण, उसके कारण से गुजरात में विद्रोह हो गए थे, देवगिरी स्वतंत्र हो गया था। तो सुल्तान ने अब इनके विद्रोहों का दमन करने का निश्चय किया। आइन उल मुल्क मुल्तानी को गुजरात भेजा, जहाँ पर उसने सफलतापूर्वक विद्रोहों का दमन कर दिया और जफर खां को वहाँ का सूबेदार नियुक्त किया। देवगिरी के ऊपर अधिकार करने का जो दायित्व मुबारक ने स्वयं अपने ऊपर लिया। 1317 ईस्वी में वो दक्षिण के लिए प्रस्थान किया उसने, और देवगिरी के राजा हरपाल जब सुल्तान के आगमन का समाचार उसने सुना तो वह राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ, परंतु पकड़ा गया और कहा जाता है कि उसकी जीते जी ही खाल खिंचवाई गई और उसका सिर काट कर देवगिरी के एक फाटक पर टांग दिया गया।
और सारे देवगिरी को जिलों में विभाजित करके उन पर तुर्की अफसरों को नियुक्त कर दिया गया। आगे बढ़कर उन्होंने गुलबर्गा, सागर और द्वारसुंदर पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि इस समय मुबारक ने देवगिरी के अनेक मंदिरों का विध्वंस भी किया और उनके सामानों से मस्जिद का निर्माण भी कराया। मलिक यकलाकी को उसने देवगिरी का सूबेदार बनाया और खुसरो शाह को मदुरा को जीतने के लिए भेजा, और मदुरा को जीतने के भेजने के बाद वह स्वयं दिल्ली के लिए लौट पड़ा। जिस समय सुल्तान दक्षिण में देवगिरी के अभियान पर था, उसी समय पीछे से सुल्तान के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया, और इस षड्यंत्र का मुख्य कर्ता धर्ता सुल्तान का चचेरा भाई जो फिरोज खिलजी का भाई था, यगरूस खां उसका पुत्र था असदुद्दीन। इन्होंने सुल्तान को मारकर खिजर खां के एक अल्पवयस्क पुत्र को सिंहासन पर बैठाने की योजना बनाई, परंतु उनका भेद खुल गया। मुबारक ने उन सब को पकड़कर मरवा डाला, और इस षड्यंत्र से वह इतना ज़्यादा क्रोधित हुआ कि उसने यगरूस खां के समस्त पुरुष सदस्यों को मारने की आज्ञा दी। इसी समय उसने अपने भाई खिजर खां, सादी खां और शहाबुद्दीन की भी हत्या करवा दी, और खिजर खां की विधवा देवल देवी से उसने स्वयं विवाह कर लिया, और इस प्रकार इस षड्यंत्र को उसने असफल कर दिया। दक्षिण में देवगिरी की जो विजय प्राप्त हुई, उससे कहा जाता है कि सुल्तान का जो बुद्धि थी वो भ्रष्ट हो गई, और वो अपने आप को बहुत एक सफल शासक समझने लगा, और इसका परिणाम यह हुआ कि उसने शासन व्यवस्था की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया, और सारा जो अपना समय है वो ऐशो आराम में और विलास में उसने लगा दिया। कहा जाता है कि वह स्त्रियों के वस्त्र धारण करके दरबार में आता था, और भांडों और वेश्याओं को दरबार में पुराने और अनुभवी अमीरों के साथ अभद्र व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता था। जियाउद्दीन बन्नी ने लिखा है कि कभी कभी सुल्तान नंगा होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ता था, और इन सब कृत्यों का परिणाम यह हुआ कि लोगों के जो दिल में जो ताज के प्रति एक स्वाभाविक प्रतिष्ठा थी, वो प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, और राज्य में समस्त और अव्यवस्था और विद्रोहियों की आवाज़ बुलंद होने लगी, और इस अव्यवस्था के कारण जो सूबेदार थे, उन सूबेदारों ने, जो इनके मन में स्वाभाविक रूप से ताज के प्रति निष्ठा में कमी आ गई थी, उन्होंने स्वयं विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। गुजरात के सूबेदार ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया, परंतु सौभाग्य से मुबारक के एक स्वामी भक्त सरदार ने उसको पराजित करके हरा दिया। और इसी प्रकार जब खुसरो शाह के भाई सौतेले भाई हिसामुद्दीन को गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया, तो उसने भी विद्रोह कर दिया, परंतु उसको भी एक स्वामी भक्त अमीर ने पराजित करके उसका भी विद्रोह समाप्त कर दिया। अब खुसरो शाह ने स्वयं ने भी एक विचार किया कि सुल्तान को हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठना उसके लिए कहीं ज़्यादा उचित है, और इसलिए उसने इसके लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। इसके लिए उसने 40,000 अश्वारोहियों की एक सेना तैयार की, और उसके बाद सुल्तान से प्रार्थना की कि उसके आदमियों को, सगे संबंधियों को ज़रूरी काम से जब भी चाहे महल में आने दें। सुल्तान ने उसके प्रभाव में आकर उसको स्वीकृति दे दी, और इस प्रकार खुसरो शाह ने सुल्तान का वध करने की पूरी योजना बना ली। मुबारक के एक पुराने अध्यापक ने खुसरो शाह के प्रति सचेत रहने की उसको सलाह भी दी, परंतु उसको मुबारक ने अनदेखा कर दिया।
और उसके परिणाम स्वरूप 4 अप्रैल 1320 ईस्वी में खुसरो शाह के सैनिकों ने महल में घुसकर खुसरो शाह को मार डाला और उसको उसका सर धड़ से अलग करके नीचे चौक में फेंक दिया गया। और इस प्रकार नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने 5 अप्रैल 1320 से 5 सितंबर 1320 तक शासन किया। इसने खिज्र खां की विधवा देवल देवी से विवाह कर लिया और अनाप शनाप धन सामंतों और अमीरों को देकर अपनी तरफ करने का उसने प्रयास किया। परंतु खुसरो शाह के एक बहुत बड़ी कमी थी, वो ये थी कि वह नया नया मुसलमान बना था और नया नया मुसलमान होने के साथ साथ वो भारतीय मुसलमान था और दिल्ली सल्तनत में हमेशा ही भारतीय मुसलमानों को नीची दृष्टि से देखा जाता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से जो अन्य तुर्क सरदार थे वो उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर सकते थे और इसलिए उन्होंने खुसरो शाह के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाए। उसके ऊपर ये भी आरोप लगाया कि वह उसके महल में मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन मिलता है और वह इस्लाम का अपमान करता है। परंतु खुसरो शाह ने धन देकर निज़ामुद्दीन औलिया जैसे लोगों का समर्थन हासिल कर लिया था। इस कारण से खुसरो शाह कुछ समय तक टिका रहा, परंतु सरदारों ने उसके विरुद्ध लामबंद होना प्रारंभ कर दिया और उसका नेतृत्व किया सीमा रक्षक गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने अन्य जो लोग थे, तुर्क सरदार थे, उन सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया और आगे बढ़कर विद्रोहियों का नेतृत्व करते हुए 5 सितंबर 1320 ईस्वी में उसने खुसरो शाह के ऊपर आक्रमण कर दिया। खुसरो शाह मारा गया और इस प्रकार से एक भारतीय मुसलमान का अल्पकालीन शासन समाप्त हुआ। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत के काल में भारतीय मुसलमान 2 ही ऐसे निकले जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अपना प्रभाव जमाया। एक इमादुद्दीन रेहान था जिसने बलबन का मुकाबला किया और प्रधानमंत्री की हैसियत हासिल की। दूसरा खुसरो शाह था जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ही हासिल नहीं की, बल्कि वह अल्पकाल के लिए ही सही परंतु दिल्ली का सुल्तान बन सका। और इस प्रकार गाजी मलिक ने दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना की जो तुगलक वंश के नाम से जाना जाता है। आशा है अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु और उसके उपरांत जो घटनाक्रम हुआ उसको समझने में हम सब लोग सफल रहे होंगे। धन्यवाद।